नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित डीएवी कॉलेज के बाहर दो पक्षों के बीच हुई जबरदस्त मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में कुछ युवक सड़क पर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और मारपीट के दौरान गोली चलाने जैसी तेज आवाज भी सुनाई देती है, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इस दौरान एक युवक घायल हो जाता है, जमीन पर गिरता हुआ भी नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह रही कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद भी अब तक किसी भी पक्ष ने पुलिस को शिकायत नहीं दी है। वहीं आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ चुका है और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच यहां पर शुरू कर दी गई है। देखिए, कल रात गंगनहर क्षेत्र में डीएवी कॉलेज के पास पर दो पक्षों में दो गुटों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें एक लड़के की ईंट लगती हुई दिखाई दे रही है और इसमें वर्तमान में फुटेज देखकर सभी लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किए जा रहे हैं और जैसे ही इनको चिन्हित कर लिया जाएगा उचित लगाने कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ गोली चलने की आवाज़ भी आई। देखिए, कुछ आवाज़ आ रही है किंतु कोई ऐसा वीडियो में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार हमारे पास सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे आ जाएंगे तो उसके बाद इसमें उचित लगाने कार्रवाई। रुड़की के जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने निर्वाचन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। आपको बता दें, एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्य में बेहतरीन योगदान देने वाले बीएलओ को उनके समर्पण और मेहनत के लिए ये सम्मान दिया गया है। वहीं इस अवसर पर 9 महिला बीएलओ भी यहां पर मौजूद रहीं। एक पुरुष बीएलओ को भी शॉल, पेन और डायरी भेंट करके सम्मानित किया गया। वहीं जानकारी है कि इस दौरान जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और मजबूत निर्वाचन प्रक्रिया में ही बीएलओ की भूमिका सबसे अहम होती है। वहीं आपको बता दें कि सभी बीएलओ ने पूरी ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन भी किया है, जो प्रशंसा के योग्य है। सिर्फ अपना बीएलओ का फोन नंबर ये एसआर एक्टिविटी चल रहा है, उसके दौरान हमारा सभी बीएलओ अपना अपना क्षेत्र में हर घर जाके 2025 का आज के दिन का सूची है, उस मतदाताओं को 2003 के सूची से मिलान का कार्रवाई कर रही है। उसी दौरान सबसे अच्छा करने वाले सभी हमारा चारों विधानसभा में बीएलओ थे, उनको हमने किसने 1000 के आसपास और 100% तक लगातार कर रहे थे, उनको आज सम्मानित किया है ताकि बाकी बीएलओ को भी इससे उत्तेजन मिले और सभी लोग अपना प्रगति और लाए। और आपके माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को से यही कहता हूँ कि हमारा बीएलओ अपना घर में आ रहा है, तो आपका घर पे आते वक्त जरूर आप 2003 का सूची में या अपना खुद का नाम या अपना पिता का या दादा का नाम हो, उनका भाग संख्या और क्रम संख्या, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर के साथ ये सूचना अपना बीएलओ को दे दे ताकि अपना बीएलओ ऐप में भी वो मैप करे और एसआईआर के टाइम में आपको ज़्यादा दस्तावेज देने का और ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ और सिर्फ अपना बीएलओ का फोन नंबर लेके हमारा 72% हुआ है। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर तीर्थ पुरोहितों ने घाटों के आसपास सख्ती बढ़ाते हुए गैर हिंदू दुकानदारों की पहचान के लिए आधार कार्ड से चेकिंग की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें, इस पहल का उद्देश्य कुंभ 2027 से पहले पवित्र क्षेत्र की शुद्धता बनाए रखना है और अब घाटों पर दुकानों और ठेलों पर काम करने वालों से भी आधार कार्ड दिखाने की मांग यहां पर लगातार की जा रही है, ताकि ये सुनिश्चित भी किया जा सके कि केवल हिंदू ही इस पवित्र क्षेत्र में कारोबार कर रहे हैं। 2016 में जिस समय गंगा पर बांध बनने की चिंता करते हुए तीर्थ पुरोहितों ने एक आंदोलन किया था, उस आंदोलन की स्वीकार्यता को मानते हुए ब्रिटिश सरकार ने और भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उस आंदोलन का जब नेतृत्व किया, तो ये मानते हुए गंगा की अविच्छिन्नता, अविरलता को तय करते हुए एक अनुबंध हुआ था। उसी प्रकार सनह सनह चलते हुए विभिन्न प्रकार की चीजें चलती रही। तब 1935 में नगर पालिका बायलॉज में एक संशोधन, एक नियम बनाए गए कि घाटों की पवित्रता, श्रद्धालुओं के तीर्थ यात्रा की सुरक्षा
एवं तीर्थ पुरोहितों के कार्य करने की सुगमता, इन सब विषयों पर चिंता की गई थी। क्योंकि सने सने उस समय भी उस संभ्रांत माहौल में भी चीजें बिगड़ रही थी, इसलिए तब वो चिंता की गई थी। आज देश में ये चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं कि भारत के अंदर ही रहकर धर्म विरोधी कृत्य करने वाले बहुत सारे लोग अनाधिकार चेष्टा करते हुए हमारे श्रद्धालुओं की यात्रा को खंडित, भंगित और अपवित्र करने का काम करते हैं। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अब सीबीआई जांच की मांग पर प्रेस वार्ता की है। उन्होंने इस बात का आरोप भी लगाया है कि सरकार ने शुरू से जांच को दबाने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इसमें बड़ी भूमिका रही है। गोदियाल ने कहा है कि जांच के बिंदु और वीआईपी का नाम सार्वजनिक किया जाए तथा सीबीआई जांच के लिए सिटिंग जज की निगरानी भी यहां पर साफ तौर पर कराई जाए। नहीं मिलेगा, हम सारी लड़ाइयां लड़ेंगे। धामी सरकार की हर चाल को हम उजागर करेंगे। अभी भी वो जिस तरह से पिछले 2-3 वर्षों से तो कर ही रहे थे, जब वीआईपी का नाम की बात पूरा उत्तराखंड और पूरा देश जानना चाहता है, तो धामी सरकार उसको क्यों छुपाना चाह रही है, ये पूरा देश देख रहा है। और दुर्भाग्य ये है कि अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया। टर्म्स जो रेफरेंस की हैं कि क्या क्या रेफर होगा उसके अंदर जांच के दायरे में, गोंदियाल साहब ने जैसा बताया अध्यक्ष जी ने, उसको अभी तक भी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। धामी सरकार अभी भी इस पूरी जांच को गुमराह करना चाहती। हालत यह है कि चाहे वो हमारे ऊपर हो, मैं हूं, गोंदियाल साहब हैं, नामजद हैं हम दिल्ली हाई कोर्ट में केस में। देखिए, कल हम लोगों ने एक चीज देखी कि उर्मिला सिनावर की एसआईटी जांच में उन्होंने एक महिला को हरिद्वार में एसआईटी जांच में बिठाया हुआ है, जिसकी फोटोएं लगातार भाजपा के नेताओं के साथ आ रही है। तो हमारा पुलिस प्रशासन से भी एक सवाल है और सरकार से भी एक सवाल है कि क्या भाजपा की नेत्रियों ने एसआईटी ज्वाइन कर ली? जो उर्मिला सिनावर जब पूछताछ हो रही थी तो भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थी। ये बहुत बड़ा सवाल संदेह पैदा करता है हम लोगों के बीच में। बाकी अंकिता भंडारी की जांच, जैसे सर ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हम लोगों की मांग थी, और जिस तरीके से इसको अभी सर से मुझे जानकारी मिल रही है कि देवभूमि उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड को लेकर अब प्रदेश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा था। आपको बता दें कि कई सामाजिक संगठनों ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में सीबीआई जांच की भी संस्तुति किए जाने के बाद प्रांतीय उद्योग व्यापार यानी कि प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड ने बंद का समर्थन नहीं करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि व्यापार मंडल का यह कहना है कि सरकार द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद अब बंद का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। संगठन ने सभी व्यापारियों से इस मुद्दे पर अपील भी की है कि वे किसी भी भ्रम में ना रहें और 11 जनवरी को अपने प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खोलें। देखिए, आज हम उत्तराखंड की जो पावन धरा है उसमें नारी सम्मान को लेके जिस प्रकार की बातें विगत में चल रही थी, और जो अंकिता हत्याकांड जो विगत में हुआ था 2022 में, उसको लेके पूरा प्रदेश आक्रोशित था। और ये दोबारा अभी कुछ समय पहले कोई ऐसे क्लू वगैरह कुछ मिले थे शायद कि उन्होंने कोई वीआईपी के नाम वाली बात आ रही थी। इस संदर्भ में हमारी कई संगठनों, सामाजिक संगठनों का विशेष रूप से मैं जिक्र करूंगा कि कई सामाजिक संगठनों ने हमारी इकाइयों पर दबाव डालना शुरू किया था। रुद्रपुर के 3 पानी इलाके में एक टायर फैक्ट्री और गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से सैकड़ों टायर जलकर राख हो गए और गोदाम की इमारत भी बुरी तरह से गिर गई। फैक्ट्री कनकपुर निवासी गुरप्रीत सिंह की है, जो देर रात गोदाम बंद करके अपने घर चला गया था। सुबह गोदाम से धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को तुरंत सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने
3 लोग शामिल थे। 3-4 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में बाइक, कार, ट्रक, जीप और पिकअप के टायर जल भी चुके थे। आपको बता दें, फैक्ट्री मालिक के अनुसार आग से लाखों रुपए का नुकसान यहां पर भी हुआ है। बताया जा रहा है कि दमकल विभाग का कहना है कि आग लगने का कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। फिलहाल इस मामले की जांच लगातार जारी है। देखिए 7:15 में एमडीटी के माध्यम से रुद्रपुर फायर स्टेशन में सूचना आई कि रमपुरा में गुरदीप एंटरप्राइजेस में आग लगी है। तत्काल मौके पे हमने 2 फायर की गाड़ियां यहां से रुद्रपुर फायर स्टेशन से पहुंचा दी। घटनास्थल पे पहुंचने के बाद आग काफी विकराल रूप ले चुका था, जिसके कारण हमने पंतनगर फायर स्टेशन और आसपास की जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे अशोक लेलैंड हो गया, आपका बजाज हो गया, वहां से भी हमने गाड़ियां बुलाई थी। मौके पे 5 लगातार गाड़ियों ने पंपिंग कर आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया है। सर, नुकसान वगैरह कितना हुआ और आग लगने का कारण? देखिए आग लगने का जो कारण है वो हम एक बार जांच करेंगे, तब हम एग्जैक्ट आपको बता पाएंगे कि किस वजह से फायर हुई। और जो उसका एस्टिमेशन लॉस है वो हमने ओनर भी वहां पे मौके पे पहुंचे थे, तो हमने उनसे भी बात करी। वो अभी हमें शाम तक बता पाएंगे कि उनको एग्जैक्ट कितना लॉस है। काशीपुर में देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि यह हादसा बाजपुर रोड के हिम्मतपुर गांव के पास घटित हुआ। हिम्मतपुर निवासी 20 वर्षीय विक्की अपने दोस्त 23 वर्षीय विनोद के साथ बाइक से कुंडेश्वरी गया था। लौटते समय उनकी बाइक गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि विक्की की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि विनोद जो है वो गंभीर रूप से घायल है। वहीं इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि घायल विनोद को प्राथमिक इलाज के बाद हल्द्वानी रेफर किया गया है। हादसे के बाद विक्की के परिवार में शोक का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। घायल विनोद ने भी जानकारी दी कि बाइक तेज चल रही थी और ट्रॉली को साइड से निकालते समय ये हादसा घटित हो गया। एक आ गया था चलाते हुए। आगे से वाहन पता नहीं ट्राली आई थी क्या आई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। इसने एकदम से जाके साइड से लेके एकदम से गाड़ी निकाली थी। तो ये तो नहीं पता मेरे कहते हैं, पर ये थी कि ट्राली थी हुई गन्ने की भरी हुई, तो इसमें टकराए थे। अच्छा, हाँ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के तहत बाजपुर पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता प्राप्त हुई। आपको बता दें, कोतवाली बाजपुर पुलिस एएनटीएफ टीम एवं डॉग स्क्वाड की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से भारी मात्रा में अफीम जो है वो बरामद किया गया है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक काशीपुर एसके सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर विभव सैनी एवं प्रभारी निरीक्षक नरेश चौहान के निर्देशन में ये कार्रवाई यहां पर की गई है। वहीं इस मामले का खुलासा जो है वो सीओ विभव सैनी ने किया। इस दौरान आपको ये भी बताते चले कि सीओ विभव सैनी ने इस बात की जानकारी खुद दी है कि एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में नशा तस्करों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। कल एएनटीएफ की टीम और दुराया पुलिस द्वारा एक साथ मिलकर डॉग स्क्वाड के साथ संधू ढाबा उस पर चेकिंग की गई, तो जिस पर 2 व्यक्ति दामोदर लाल शर्मा और नवल किशोर, इन दोनों पर जब चेकिंग की गई तो इनके पोजेशन से अवैध अफीम बरामद हुई। इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में एनडीपीएस में मामला दर्ज किया गया और इन दोनों को अब मामले न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। सर 1 किलो 321 ग्राम टोटल क्वांटिटी है जो दोनों अभियुक्तों से बरामद की गई। सर लगभग इसकी कीमत 5 लाख रुपए है। सर इसमें ज्ञात हुए
इसमें हमने हमारे द्वारा जब इनसे पूछताछ की गई और हमने जब पूरा इनसे जानकारी की तो पता लगा एक व्यक्ति है जो राजू नाम का व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उनके द्वारा उन्हें ये अफीम बेची गई है। हमें द्वारा सारे इस चीज़ में सब चीज़ें हम साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं और इस हिसाब से फिर उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी तक हमने सर्च किया तो अभी तक हमें अभियुक्तों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। लगातार बढ़ती सूखी ठंड से तापमान में भी गिरावट साफ तौर पर देखी जा रही है और इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। ऐसे मरीज जो सांस और हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रसित हैं, उनमें समस्याओं का बढ़ना साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं सर्दी, खांसी, जुकाम के भी मरीज अस्पताल लगातार पहुंच रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल शहर का बड़ा अस्पताल होने के चलते मरीजों की संख्या यहां पर लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसको लेकर डॉक्टर ए.के. पांडे ने भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बढ़ती ठंड के चलते मरीजों की संख्या में इजाफा लगातार हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि अस्पताल में 2 तरह के मरीज पहुंच रहे हैं। पहला, जिन्हें क्रॉनिक डिजीज है, दूसरा जिन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम के जो मरीज हैं। इसके साथ ही उन्होंने बुजुर्गों को ठंड से बचने की सलाह भी दी। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अचानक टेम्परेचर वेरिएशन से बचें, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होने की संभावनाएं जो हैं वो कम रहेंगी। अभी के टाइम पे तो देखिए दो किस्म के मरीज़ हैं। एक हैं जो पहले से किसी क्रोनिक कंडीशन से पीड़ित हैं, जैसे हार्ट के पेशेंट्स हैं या COPD दमा सांस के मरीज़ हैं, और कुछ एक मरीज़ होते हैं जिनको केवल सर्दी, खांसी, ज़ुकाम अभी की सिचुएशन में हो जाए। तो दोनों ही कंडीशन में सबसे पहला परहेज़ ये है कि आपको सर्दी से और जो टेम्परेचर वेरिएशंस हैं उनमें कंट्रोल करना है कि अचानक गर्मी से ठंड में और ठंड से गर्मी में जाने से बचना है और ठंड में बचना है। कई पेशेंट्स हम अमूमन देखते हैं कि ठंड के टाइम पे सांस के अचानक जो COPD के एक्सर्बेशन होता है वो ज़्यादा आता है। MI के पेशेंट, हृदयघात जो होता है वो ज़्यादा आता है। तो ऐसे में जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं वो मॉर्निंग वॉक्स पे जाने पे, ठंडे पानी पे नहाने से, ठंडे के ज़्यादा एक्सपोजर से बचें। और साथ में जो बाकी हमारे युवा भी हैं वो लोग भी ज़्यादा ठंड के उसमें चपेट में आने से बचें। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।